अलैकुम। 10th क्लास। आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नेम इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस की आपने डेफिनेशन 9th क्लास में पढ़ी थी। चैप्टर फर्स्ट में ब्रांचेस के अंदर इनहेरिटेंस में आपने पढ़ा था कि वो करैक्टरिस्टिक जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं उन करैक्टरिस्टिक की स्टडी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इसी चैप्टर के अंदर हम उन सारी करैक्टर्स के बारे में ज़िक्र करेंगे। करैक्टर्स को कोड कौन करता है, जिसको हम जीन्स कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में होते हैं, उसको भी हम स्टडी करेंगे। डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे करैक्टर्स शिफ्ट होती हैं पेरेंट्स से औलाद में, वो भी हम इसमें देखेंगे। तो आज हम थोड़ा से जो टॉपिक 15.1 15.2 कवर करेंगे। इन सारे टॉपिक के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं। स्टार्ट में जेनेटिक्स की डेफिनेशन है जो कि मैंने सारे पॉइंट्स बना के एक साइड पे लिखे हुए हैं। अगर आप जेनेटिक्स को देखें, जो बायो की वो ब्रांच जिसमें हम इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स क्या है कि इनहेरिटेंस की स्टडी, और इनहेरिटेंस क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब जो करैक्टरिस्टिक होती हैं उन्हें हम ट्रेड्स भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रेड की डेफिनेशन आ रही है कि वो स्पेसिफिक जो कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इधर मौजूद है ऊपर की तरफ ट्रेड की डेफिनेशन। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे ट्रेड की डेफिनेशन मौजूद है। स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड ट्रेट। अब ट्रेट हो सकती है कोई भी, जैसे हेयर कलर है, आई कलर है, स्किन कलर है, टेक्सचर हो गया, ये सारी ट्रेट्स होती हैं। ट्रेट्स के बाद आपके इसी फर्स्ट पैरे के अंदर, इंट्रोडक्टरी पैरे के अंदर जीन की डेफिनेशन भी आती है। जीन वो क्रोमोसोम्स के ऊपर यूनिट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, जो कि इनहेरिटेंस के यूनिट्स होते हैं, जो किसी भी इंफॉर्मेशन को कोड कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको हम जीन भी कहते हैं। इस इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स के सेकंड पैरे के लास्ट में है ये जो मौजूद है, ये जीन की डेफिनेशन भी मौजूद है। आगे भी जीन की डेफिनेशंस आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होता है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। इसमें स्टार्ट में डीएनए के बारे में है, क्रोमोसोम के बारे में है, क्रोमेटिन के बारे में, न्यूक्लियोसोम के बारे में है। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं बारी बारी हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। ये मैंने पॉइंट्स की शक्ल में यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर, जिसके ऊपर जीन्स होते हैं। अब ह्यूमन के अंदर अगर देखा जाए तो पूरे 23 पेयर्स होते हैं, 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्रोमोसोम्स के ऊपर जो मौजूद होता है सारा वो मटेरियल, अब क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए से। डीएनए के ऊपर ख़ास सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस हर जीन को कोड कर रहे होते हैं, मतलब जीन को बना रहे होते हैं। अब क्रोमोसोम का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो क्रोमोसोम और स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की तरफ हम जाते हैं। अब क्रोमोसोम जो बने होते हैं वो टेयर से मिलके सॉरी डीएनए से मिलके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन। अब डीएनए और प्रोटीन दोनों को मिलाएं तो वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। ये क्रोमेटिन जो होता है ये बेसिकली यही समझ लें कि अनकॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है, कि वो कॉइल फॉर्म में नहीं होता। जब डीएनए कॉइल फॉर्म में हो जाता है तो बाकायदा एक शेप में चला जाता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये अब क्रोमोसोम बना हुआ है, ये इसमें आप देख सकते हैं कि ये ऐसे रिंग की शक्ल में, ये इसके अंदर स्पाइरल की शक्ल में डीएनए मौजूद होता है। अब क्रोमोसोम किससे मिलके बना होता है, क्रोमेटिन से। अब क्रोमेटिन में दो चीज़ें होती है, एक हिस्टोन प्रोटीन होती है और दूसरा इसमें डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है डीएनए के ऊपर, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियोसोम बना रहे होते हैं। कैसे कि न्यूक्लियोसोम की लास्ट में आप डेफिनेशन देख सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे मौजूद है न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन। ये मैं सर्कल करता हूँ, यहाँ पे न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन है कि न्यूक्लियोसोम
अगर आप हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए को रैप करें, जो स्ट्रक्चर बनता है, जैसे यहाँ बीड्स ऑन स्ट्रिंग लिखा हुआ है, इसको हम न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये इतना सा न्यूक्लियोसोम है, यहाँ पे लिखा भी है डीएनए बिटवीन न्यूक्लियोसोम। अब क्रोमेटिन क्या था? क्रोमेटिन है डीएनए और प्रोटीन से मिलके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में छोटे छोटे यूनिट, वो जो हर एक प्रोटीन के ऊपर न्यूक्लियोसोम मौजूद है, वो सॉरी प्रोटीन के ऊपर डीएनए मौजूद है, वो न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम मिलते हैं, क्रोमेटिन बन गया। अब क्रोमेटिन मिलता है तो वो पूरा क्रोमोसोम बना देता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप मज़ीद इसमें डीपली हम जाएं तो कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं कि ये सारी चीज़ों के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए है। वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए इस बारे में है कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है इस और डीएनए होता कैसा है। स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि डीएनए होता कैसे है। तो एक दो साइंटिस्ट थे, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। इन दोनों ने यंग साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1953 को वाटसन क्रिक मॉडल दिया था। इस मॉडल के हिसाब से जो डीएनए होता है डबल हेलेक्स होता है। हेलेक्स कहते हैं स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे पॉइंट्स की शक्ल में पूरे डीएनए मॉडल को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अंदर देखा जाए तो डीएनए के अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होती हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आ गए हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड और दूसरा स्ट्रैंड। अगर आप देखो कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड वर्ड आया है यहाँ पे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से पॉली मीन मैनी और न्यूक्लियोटाइड होता है सिंपल इसका, जो कि इसमें नाइट्रोजीनियस बेस होती है, राइबोस शुगर होती है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये तीनों मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएं तो वो पॉली न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। अब नीचे जैसे कि मज़ीद दूसरे पार्ट्स हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड में। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक इसमें बैकबोन होती है जिसमें शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज, और दूसरा फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है। तीसरी इसमें नाइट्रोजीनियस बेस होती है। अब नाइट्रोजीनियस बेसिस भी चार किस्म की होती हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। अब ये इनकी अरेंजमेंट भी ख़ास होती है कि एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ती है, गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ती है, तो ऐसे ये पेयर बना रही होती है। तो पेयर की शक्ल में आपस में ये जुड़ती हैं और एक हेलेक्स बनाती हैं। हेलेक्स स्प्रिंग को ही कहते हैं कि अगर आप स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दें तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हेलेक्स कहेंगे। अब हर एक दो हेलेक्स है, एक इधर है और एक इधर है, ये डबल स्प्रिंग है, तो इसलिए इसको डबल हेलेक्स कहते हैं। अब इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड के अगर हम देखें तो नीचे आप ये वाली पिक्चर अगर आप देखें, जिसमें ब्लू, येलो और रेड में है। येलो कलर में नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं और शुगर इस तरफ, शुगर और कलर में है, उस तरफ शुगर और कलर में है। तो जो राउंड में है वो फास्फेट है और इसके जो पांच कोने वाली शेप है वो शुगर है। ये मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं न्यूक्लियोटाइड का। अब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में ख़ास पेयरिंग के साथ जुड़ी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेसिस है सेंटर में जो येलो कलर में है। तो एडेनिन नाइट्रोजीनियस बेस वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो सामने थायमिन नाइट्रोजीनियस बेस वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा होगा। ऐसे सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, लंबा स्ट्रक्चर बना देते हैं और ये स्ट्रक्चर बाद में स्पाइरल की शक्ल में चला जाता है और ये डबल हेलेक्स हो जाता है, डबल हेलेक्स हो जाता है। इसके नेक्स्ट फिर आ जाती हैं इसके, हम अगर देखें तो इससे पूरे वाटसन क्रिक मॉडल के अंदर एक तो डीएनए डबल हेलेक्स है और डबल हेलेक्स के अंदर नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं जो जुड़ी होती हैं एडेनिन थायमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ। तो इसके अंदर पेयर भी देखें तो इसमें हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं, दो बॉन्ड बनते हैं एडेनिन थायमिन के दरमियान और गुआनिन साइटोसिन के दरमियान।
तीन बॉन्ड बनते हैं। तो ऐसे ये बेसिस आपस में जुड़ती जाती हैं, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देती हैं, जिसको डीएनए स्ट्रक्चर कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। कल हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे और बाकी नेक्स्ट फिर हम मूव कर जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।